सर्वेषां कृते नमो नमः। मैं हूं जय नारायण शर्मा और आज आपके सामने लेकर आया हूं वर्ष 2022 का संस्कृत विषय का पेपर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा। और इसमें कक्षा 10वीं की जो संस्कृत है उसके पेपर के जो उत्तर हैं, उसमें जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो सर्वप्रथम ज़्यादा देरी ना करते हुए हम फटाफट जल्दी आपको बता देते हैं जिन बच्चों ने पेपर किया है वह उनके कितने नंबर आएंगे। यह एक उनको अनुमानित विषय बनाने के लिए, उनको एक अनुमान लगाने के लिए कि लगभग इतने हमारे प्रश्न आएंगे, इतने प्रश्न हमने सही किए हैं, ये जो हमको आए थे। और उसके आगे जो है आप देखेंगे इस वीडियो को, इसमें हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं संस्कृत विषय में। इसमें लिखा भी है कि सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति प्रश्नानां, सभी प्रश्न बहुत अनिवार्य हैं। प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ता, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके नंबर दिए हैं कि इसमें से कितने करने हैं और उसके नंबर कितने हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जो निर्देश है, वह है प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां देयानि। सबसे मुख्य बात ये था, ये है संस्कृत विषय का पेपर है और संस्कृत विषय के पेपर के आपको उत्तर जो लिखने हैं वो संस्कृत विषय में, संस्कृत में ही भाषा में लिखना है। चलिए, रिक्त स्थानानि पूरे। पहला जो प्रश्न आया है, देखिए इस वर्ष क्या हुआ है कि जो शैमुषी पुस्तक है 10th क्लास में 10वीं कक्षा में पहली बार आई है और 10वीं कक्षा में पहली बार संस्कृत विषय का ये पेपर ऐसा बन के आया है। कोरोना काल के चलते हुए यह विषय बदला गया और फिर बच्चों को, टीचरों को, सबको थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, पेपर दिया है और बहुत अच्छा पेपर गया है, जो कि मैंने, मेरे पढ़ाए हुए जितने भी बच्चे हैं उन सभी ने बताया कि हमारा बहुत ही अच्छा पेपर गया है। चलो देखते हैं तो इनके उत्तर क्या क्या है। मैं अधिक वीडियो को ज़्यादा न बढ़ाते हुए हम जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आदाय इत्यस्य पदे आदाय इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो ल्यप प्रत्यय है। हम इसको कैसे समझेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया था। आदाय, देखिए या वाला प्रत्यय केवल ल्यप दिख रहा है, बाकी कहीं पर किसी भी शब्द में ऊपर जो इनबॉक्स में दिए हैं किसी में भी क्या नहीं है, या नहीं है, तो इसलिए हम इसको ल्यप प्रत्यय भी लगा सकते हैं ऐसे अंदाज करके। वैसे इसमें ल्यप प्रत्यय है क्योंकि ल्यप प्रत्यय वहीं लगता है जहाँ पे आगे उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो। तो आ लगा हुआ है, एक अव्यय भी है, उपसर्ग में यह नहीं आता है। प्रश्न क्रमांक 2, हर्षितुम। इसमें तुमन प्रत्यय है, ऊपर तुम लिखा ही है। जैसे कोई भी धातु अगर उसके पीछे तुम लिखा होगा तो उसमें तुमन प्रत्यय ही होगा। अगला है गतवान, जिसमें तवान होगा वह कतवतु प्रत्यय होगा, क्योंकि तवान तवतु इतना इसमें लिखा हुआ है, तो ये समझ लीजिए आप गतवान, इसमें गतवान में कतवतु प्रत्यय है। अक्तवतु भी कुछ लोग कहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें टाप प्रत्यय है, क्योंकि टाप प्रत्यय क्या करता है, दीर्घ आकारांत का आ जाता है। इसमें टा और पा का इस संज्ञा से संज्ञा होकर तसलोपा से लोप हो जाता है, तो इसमें आ बचता है, तो अज का अजा हो जाता है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पुरुषवाची शब्दों को स्त्रीवाची बनाता है। तो जैसे अजह तो आजा, अजह मतलब बकरा और आजा माने बकरी। तो ऐसा कहते बाल, जिस तरह जैसे बालह और बाला, तो यानी लड़कों को यह लड़की बनाता है, सीधी बात ये है। उदाहरण के लिए तो टाप प्रत्यय को समझने के लिए हमको सबसे अच्छा यह उदाहरण देखना होगा कि टाप प्रत्यय जहाँ कहीं भी होगा वह पुरुषवाची शब्दों को स्त्रीवाची बना देता है। अगला, विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदे विशेषणम अस्ति। अब देखिए ये इतने सरल तरीके से प्रश्न दिया था और इसका उत्तर भी इतने सरल तरीके से दिया है, कोई भी लिख सकता है। अब देखिए इसमें लिखा है विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदे, मतलब विशाल या ग्राम, इन दोनों में से विशेषण क्या है, तो यहाँ ऊपर पहले लिख दिया, ये लिखा है, क्या लिखा है, विशालः। तो ये आप आराम से लिख सकते हैं, बड़ा ही सरल पेपर था, बहुत सरल पेपर था। मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यमस्ति। अब इसमें मधुराणि गीतानि, इन दोनों पदों में विशेष क्या है, तो ये देखिए ऊपर गीतानि लिखा है, मतलब इस वाक्य में ही जो शब्द लिखा है उन दोनों शब्दों में से एक शब्द ऊपर पहले से ही लिख के दिया। बहुत सरल प्रश्न है, पेपर आया है। अगला है 6वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणमस्ति। इनमें से विशेषण क्या है, तो चतुरः और काकः, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पे चतुरा लिखा हुआ है, तो हमारे इसमें पेपर में उन लोगों ने पहले ही इसमें बता दिया, मतलब पहले ही ऑप्शन दे दिए, आपको आवश्यकता ही नहीं ज़्यादा परेशान होने की। और वो भी इसलिए ऐसा इतना सरल पेपर इसलिए शायद बना होगा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाया गया था। 10th क्लास है, बोर्ड है, बच्चे घबराए हुए हैं और उन्होंने पढ़ाई, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे किए पर ऑनलाइन ही होकर, लेकिन जो सामने खड़े होकर पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती। मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने पढ़ाया है, तो मुझे उतना नहीं लगा। लेकिन ये मेरे बच्चे का ही पेपर है, जिस बच्चे ने सबसे अच्छा पेपर दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि आने के बाद में उन्होंने हमको इसमें 99 नंबर उन्होंने बता दिए कि हमारे सर 99 नंबर 100% आना है। तो हमने कहा कैसे आएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने किया है, इतना अच्छा किया है। और फिर हमने पूछा चलो बताओ सबके प्रश्नों के उत्तर दो, तो उन्होंने बड़े आराम से प्रश्नों के उत्तर दिए। चलिए अगले प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 पर हम यहाँ पर आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है सलिलम इत्यस्य पदस्य पदे सलिलम इत्यस्य पदे पर्यायः भवति। अब सलिलम का मतलब पर्यायवाची जलम भी हो सकता है, नीर भी हो सकता है। यदि किसी बच्चे ने जल का पर्यायवाची लिख दिया है, नीर लिख दिया, तो भी उसका प्रश्न का उत्तर सही है। अगला है आम्रम इत्यस्य पदे पर्यायः भवति रसालः, आम का रसाला, बिल्कुल ये भी सही है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये इन बच्चों के प्रश्नों के उत्तर एकदम सही है। अगला है दानवाय इत्यस्य पदे विलोम पदमस्ति। अब देखिए क्या होता है, दानव और मानव, दो प्रकार से बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो दानव और मानव भी होता है और दानवाय और देवाय भी संस्कृत में होता है। तो अब होता क्या है इसमें, दानवाय का सही तो उत्तर देवाय होना चाहिए, है ना, लेकिन लोगों ने मानवह कर दिया। मानवह इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि दानव और मानव ये
ठीक है, कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन दानवाय है, चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए देवाय। इसमें अधिकतर सही जो है वो उत्तर देवाय है। मानवः हिंदी शब्द है और संस्कृत शब्द भी है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं है, तो मानवाय कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम इतने ज़्यादा डिफिकल्ट में नहीं ले जा सकते, इतनी ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। उनको इतने जब पढ़ाते हैं तो दानव और मानव का उदाहरण देते हैं, तो यदि कुछ बच्चों ने मानव भी किया होगा तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दूषितम इत्यस्य विलोम पदम भवति। दूषित मतलब कहते हैं कि जहाँ पर दूषित मतलब एक तो दुर्गंध जहाँ आती है उसको भी कह सकते हैं, और दूसरी बात जिस समय जहाँ पे साफ सफाई ना हो उसको भी दूषित स्थान कहते हैं, और उसका विलोम उल्टा हो जाएगा स्वच्छता, है ना। प्रश्न क्रमांक 5, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सदा सभी कामों में कौन बलवती रहती है? तो भैया बुद्धि सबसे बड़ी बलवान होती है। कहते तेरे में बुद्धि ही नहीं है, किसी कहते हैं अरे ये बड़ा बुद्धिमान है, तो सभी कार्यों में बुद्धि जो है ना बलवती होती है। अगला है, मनुष्यानाम महान रिपु का अस्ति। देखिए इसमें दो प्रश्न है, एक तो आलस्य है, सही उत्तर जो पाठ के आधार पर वह आलस्य है, लेकिन पाठ में एक श्लोक आया है, उस श्लोक के आधार पर क्रोध भी जो है इसका उत्तर सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से आलस्य सही है, लेकिन अगर बच्चों ने कहीं ऐसे कहते हैं ना कि मनुष्याणाम रिपुः आलस्यम मनुष्याणाम रिपुः शत्रु, तो बात वही है कि आलस्य जो है और क्रोध, है ना, पर क्रोध भी है कि क्रोध जो है ना बुद्धि का नाश कर देता है, इसलिए सबसे बड़ा मनुष्य का बुद्धि का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह क्रोध है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अगर ये दोनों प्रकार से भी उत्तर लिखते हैं तो हमारे हिसाब से इनको सही होना चाहिए। वैसे पहला उत्तर इसका आलस्य है और दूसरा इसको क्रोध हो सकता है। चलिए, पिता पुत्राय बाल्ये किम इच्छति। पिता अपने पुत्र की बाल्यावस्था में वह क्या चाहता है? तो विद्या धर्म के, पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, ये उसका उत्तर है। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, इसमें लिखा है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखिए। फलानी इत्यस्य पदे वचनमस्ति। तो हमारी 6 7 क्लास के बच्चे भी ये बता देंगे, बड़ा ही सरल है। फलम फले फलानी, इसमें बहुवचन है। और अगला है गृहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति थी। गृहात में ये हमने पढ़ाया है रामात, तो पंचमी विभक्ति है, क्योंकि ये पुल्लिंगवाची जितने भी शब्द हैं उन सबके प्रयोग जब शब्द रूप बनाएंगे तो उनका इसी प्रकार से बनेगा, गृहात में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला है राज्ञे, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। क्यों है? क्योंकि राज्ञे उसमें जब राजन शब्द चलता है, इसमें राजन शब्द है, राजन शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन है राज्ञे। अगला है बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकः बालकौ बालका बालकम, बालकम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न है इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्रयत्न में कौन सा उपसर्ग है? जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, हमने उपसर्ग आपको पढ़ाया है, 22 उपसर्ग होते हैं। प्रा प्रा सम अनुवने से दोसर भी अंग नियति अपेति सु तभी प्रति प्रयोग। तो यह सभी जो है ना, इनमें सबसे पहला जो हमारा उपसर्ग है प्र, छोटा वाला प्रा, जैसे प्राचार्य में प्रा होता है, तो वो प्रा इसमें सही इसका उत्तर है। अगला है पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो दूसरा है प्र परा, परा उपसर्ग है, तो इसमें परा जयते में परा है। चलिए पेज नंबर 3 की ओर चलते हैं, जिसमें जो है प्रश्न क्रमांक कितना है? इसमें प्रश्न क्रमांक है आपका 4। अब इसमें आम और ना बताना है। जिन बच्चों ने धातु रूप याद किए हैं उनके लिए बड़ा ही सरल ये पेपर है, और बड़ा ही बड़े सरल तरीके से वह इनके उत्तर दे सकते हैं। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। क्या पठति में लट लकार है? आम, बिल्कुल। पठति, पठता, पठन्ति, ये जो है ना लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का है। अगला है पठताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। पठताम में क्या एक वचन है? नहीं, यह लंग लकार का है। अपठतम अपठत अपठताम, ये द्विवचन का है, इसलिए इसमें ना लिखना होगा। हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। हनिष्यति में प्रथम पुरुष है, बिल्कुल। हनिष्यति हनिष्यता हनिष्यन्ति, तो ये इसमें प्रथम पुरुष है। देखिए जिस प्रकार से पढ़ाया है उस प्रकार से इसमें है। हताम इत्यस्मिन् पदे लिट लकारः अस्ति। हताम में क्या लिट लकार है? तो लिट लकार इसमें हताम में नहीं है। कच्छपा शनै शनै चलति इत्यस्य वाक्ये अव्ययम नास्ति। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं भाई, ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। बाकी जिसकी समझ में आया हो, जिसने लिखा हो, पढ़ाया हो, अच्छी बात है, पर मैं ये प्रश्न नहीं पढ़ा पाया, और ये प्रश्न मैंने पढ़ा भी नहीं है, और मेरी समझ में भी थोड़ा सा नहीं आया, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया। थोड़ा सा आपको भी समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे मैंने मेरी बुद्धि में जो समाया है कि कच्छपा शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इत्यस्य वाक्ये अव्ययम नास्ति। इस इत्यस्य, इस वाक्य में अव्यय न अस्ति, नहीं है, तो भैया अव्यय तो है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं आम, तो भी नहीं है आ जाएगा। आम का मतलब कि हाँ इस वाक्य में, क्योंकि ये पीछे जो लाइन दी है ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली लाइन है, हमारी समझ से बड़ी परे है। तो क्या इसमें अव्यय है? अगर हम लिखते हैं कि हाँ अव्यय है आम, तो इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय नास्ति, इसमें लिखा है इस वाक्य में अव्यय नहीं है, तो नहीं है का मतलब अब है लिखते हैं तो भी परेशानी, और ना, इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय नास्ति, इस वाक्य में अव्यय नहीं है, ना लिखते हैं तो भी है, और आम लिखते हैं तो भी इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम नास्ति। अब ये थोड़ी सी लाइन में वैसे इसमें आम होना चाहिए, क्योंकि इसमें अव्यय शनै शनै अव्यय है। विद्या माता एव रक्षति इत्यस्य वाक्ये एव अव्ययम अस्ति। क्या इस वाक्य में अव्यय है? बिल्कुल, एव जो है अव्यय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के सबके नंबर सामने दिए हुए हैं, आप सबके पास जो पेपर होगा आप उसमें मैच कर सकते हैं। जोड़ी मिलाना बहुत ही सरल आई थी यार, जोड़ी तो ये तो कोई भी कर सकता था। अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि परपरा अपसम अनु, ये उपसर्ग है, उपसर्ग जिस शब्द के आगे लगा होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। चौरात भयम, इसमें पंचमी स्पष्ट दिख रही, चौरात, तो चौरात भयम में पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। पंचवटी संख्या पूर्व द्विगु, ये संख्या पूर्व द्विगु, ये इसमें जो है ये तीसरे नंबर का द्विगु समास हो गया। सज्जना स्पष्ट लिखा हुआ है, सत प्लस जना, इतना सरल भी यदि हम बच्चे नहीं कर पाए तो बड़ी मुश्किल की बात है। बच्चों को बड़ी सरलता से आ जाना चाहिए, और बच्चों ने बहुत अच्छे से किया होगा, मैं इस बात को मानता हूँ।
और आगे बढ़ते हैं। सत प्लस जनः और मनः प्लस रथः, यह विसर्ग संधि का है, मनोरथः। और गण प्लस ईसः, गणेशः, यह गुण संधि का है। बच्चों जिनके पास यह वीडियो पहुंचे वह आगे जरूर इसको शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में आप जो है ना वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा ये पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। अब आती है प्रश्नोत्तरों की बारी। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। होता क्या है, बच्चों के अधिकतर नंबर इस बात में कट जाते हैं कि आप आधा प्रश्न लिख के आते हो वन वर्ड में, यानी एक अक्षर में लिख के आते हो, एक पद का उत्तर लिख के आते हो। लेकिन ये क्या है, ये अधोलिखित प्रश्न है, इसमें लिखा है अधोलिखितानाम। अधोलिखित प्रश्न जो नीचे लिखे हुए प्रश्न है, इनमें क्या करना है, पूर्ण वाक्य में इसको उत्तर लिखना है, मतलब बड़े पूरा प्रश्न के साथ में। अब इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपने पुस्तक में पढ़ा है, इसलिए पढ़ाने वालों ने पढ़ा है। कभी किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कभी किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, तो कभी ग्रामांते एकांते क्रांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, जो है ना, ये इसका उत्तर हुआ। अगला है बुद्धिमती केन उपेक्षा पितुर्ग्रहम प्रति चलति, तो बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्ग्रहम गहम लिखा गया है इसमें, ग्रहम है प्रति चलिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, तो शरीराया सज्जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। अगला है, ये हमने इसलिए अथवा के भी उत्तर इसमें लिख दिए, जिन बच्चों ने अथवा का किया हो उनके लिए भी यह सही उत्तर है। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, जरा व्यायामिनस्य, उत्तर है व्यायामिनस्य जनस्य सकाशम सहसा न समधिगच्छति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखिए इन प्रश्नों के मैंने सबके उत्तर यहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आने वाली जो 9th क्लास है वो जब 10th में पहुंचेगी और पहली बार उसको सेम उसी कक्षा का पेपर उसको ढूंढने में जब आएगा, तो इस प्रश्न से वह, इस पेपर से वह अभ्यास कर सकते हैं बड़े आराम से। कृषका किम करोति स्म, कृषका क्या करता था, कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। कृषका जो है वो क्या है कि 2 बैलों से खेत को जोतता था। चलिए मैं अब हिंदी नहीं बताता हूँ, फटाफट आंसर बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचते स्म, तो इसका उत्तर है माता सुरभि तम दुर्बलम वृषभम दृष्ट्वा अश्रुणी मुंचते स्म, जब वहाँ पर वो जो है ना दुर्बल अपने बच्चे को देखती है। तो यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवयेत, तो यदि उत्तर है यदि राजा सम्यक न भवति तदा राजा जलधौ अकर्णधारा न विप्लवेत। अगला प्रश्न है अथवा का, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, इसका उत्तर है मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। अब ये पिच्छान क्या है, ये मोर पंख है ना। निर्धना जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धना जना अत्यधिक परिश्रम्य, निर्धन व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मेहनत करके वित्त उपार्जितवान। अगला है जनः किमर्थम पदाति गच्छति, जनः अर्थ पीड़ितेन पदाति गच्छति। 11वां प्रश्न है समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत, तो समस्त राष्ट्रम नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत। अगला 11वीं का अथवा है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत, पाठ्यपुस्तक के आधार पर भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ इति जनपदः आसीत। वाच्य परिवर्तन करो। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, अब इसमें बल बता लिख दिया है, इसमें बलवान होता है, तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा डाउट हुआ होगा। तो यहाँ पर ये इसमें क्या होता है, तृतीय व्यक्ति का एक वचन होना था यहाँ पर, तो बलवान शब्द यहाँ पर आ जाएगा। तो बलवान विरुद्धमपि भोजनम, अब इसमें पाच्यते लिखा है, पचती होना चाहिए, क्योंकि कर्तृवाच्य के जितने भी वाक्य हैं वो सभी कैसे बनेंगे, कर्तृ की वाक्य जो बनते हैं वो साधारण जो संस्कृत होती है वैसे बनते हैं, उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और या फिर किसी उसमें क्या होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पर क्रिया चलती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना बलवान विरुद्धमपि भोजनम पचती, ऐसा कह, इसका शुद्ध होगा। अगला है कहा छायाम निवारयति, ये कर्म वाच्य में बनाना है, तो कहा को तृतीय व्यक्ति में कीन करेंगे और छायाम का छाया हो जाएगा तृतीय व्यक्ति का, और निवारयति के स्थान पर निवारयते हो जाएगा, आत्मनिपद की यहाँ पर धातु हो जाएगी। फिर लतया गीतम गीयते, ये कर्तृवाच्य में लता गीतम गायति, शुद्ध वाक्य आपको बनाना है। अगला प्रश्न क्रमांक 13 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति कोपि द्वौ, इनमें से कोई 2 करना था, 3 है। यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, ये बात किसने कही थी, ये जम्बुक ने कही थी, सिंह से या व्याघ्र से, आप सिंह भी कह सकते हो, व्याघ्र पाठ के आधार पर उसको व्याघ्र भी कहेंगे। तो जो है वो कहते हैं कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हो तो आप हमारे गले में रस्सी बांधकर हमको ले चल सकते हो। फिर अगला पॉइंट है गच्छ गच्छ जम्बुक, वो शेर कहता है चलो चलो, जम्बुक यानी श्रृगाल से वो जो सियार था उसका नाम जम्बुक भी है, पर्यायवाची, 2 नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तीसरा है रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, बुद्धिमती जम्बुक से कहती है उस शेर को, जब वो शेर और जम्बुक साथ में आते हैं कि अरे धूर्त जम्बुक, अरे श्रृगाल मैंने तेरे से कहा था तू 3 शेर लेके आना, पर तू तो एक को ही लेके आ गया है। इस बात को सुनकर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। प्रश्न क्रमांक 14 स्थूल पदार्थ प्रश्न निर्माण करो शरीरस्य, अब देखिए मैंने इसमें बताया था किम शब्द का रूप प्रयोग का शब्द रूप धातु आपको याद करना है और बड़े आराम से जाएगा, कुछ नहीं। रस्य का कस्य हो गया और शी भी का भी हो गया, क्योंकि ये षष्ठी शरीर से षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है, का भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है। गात्राणाम यह जो है षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का है गात्राणाम, तो इसके कस्य का भी काम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 अब देखिए वृक्षस्य पत्राणि पतति, अब इसमें कुछ बच्चों ने लिख दिया वृक्षात पत्राणि पतति, ठीक है, लेकिन पत्राणि यहाँ बहुवचन है, पत्रम पत्रे पत्राणि, इसलिए आपको लिखना होगा वृक्षात, यानी वृक्ष एक है लेकिन उससे पत्ते बहुत सारे गिर रहे हैं, तो पतति एक वचन हो जाएगा, इसलिए आपको वृक्षात पत्राणि पतंति ऐसा लिखना होगा तो सही होगा। सीताराम से सह वनम गति, जहाँ पर सह शब्द लग जाता है संस्कृत में, वहाँ पर सह के आगे वाला कोई भी शब्द हो वह
तृतीया विभक्ति की एक तृतीया विभक्ति का बन जाता है। सह शब्द लगने से, सह इसमें ये अव्यय लग गया। तो इसमें होगा सीता रामेण सह वनम गच्छति, है ना। चलिए अगला है माता बालकम दुग्धम ददाति। तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का है बालकम, तो इसमें के लिए, तो चतुर्थी संप्रदान के लिए आप इस प्रकार से अर्थ निकाल के माता बालकाय दुग्धम ददाति इस प्रकार। शिवम नमः, तो शिवम नमः की जहाँ नमा लग जाता है चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो शिवाय नमः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न है, इसमें अधोरेखित गद्यांश है, इसमें आपने पढ़ा ही होगा। वनस्य दृश्यम समीपे का भवति, ये तो पहली लाइन ही है, ये कई बार ये वही का नदी बहती, है ना। कहा सुखेन विश्राम्यते, ये दूसरे वहीं पे थोड़े से आगे चलेंगे तो सिंगा सुखेन विश्राम्यते, उसके थोड़े से आगे चलेंगे तो बाणरः आगत्य कहा सिंहस्य पुच्छम धुनाति, तो बाणरः आगत्य। पहली लाइन से दूसरी लाइन तक आदि तक आए और तीनों के प्रश्न यहाँ पे इसके तीनों इसके अगर किसी तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए, यदि किसी अथवा में किया होगा तो उसके लिए भी हमने ये तीनों प्रश्न लिख दिए हैं। निर्धना जनः कथम वित्तम उपार्जितम, निर्धन जो जन व्यक्ति होते हैं वो कैसे, तो भूरी पर ये हमको ये रिपीट हो गया भाई। ये प्रश्न भी इसका आया है, तो आपको ये फायदा हो गया कि आप इसमें से प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते थे जिन्होंने नहीं लिखा है, अगर जो भूल गए हो तो, क्योंकि ये प्रश्न डबल हो गया संस्कृत के पेपर में। वित्ते नार्जितम स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापेतुम सफल हो जाता है, तो जो है ना जो व्यक्ति है वह अपने बच्चे को कहाँ पर प्रवेश दिलाना चाहता है, तो महाविद्यालय, है ना, विद्यालय में। तत्तनयः कुत्र निवसन अध्ययने संलग्न समभूत, उसका जो बेटा था वह कहाँ पर पढ़ाई करने के लिए संलग्न हो गया, तो छात्रावास में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह जो है अगला प्रश्न, अधोलिखितम पद्यांशम सम्यक् पठित्वा प्रश्नानुत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। बड़ा देखो मेरे हिसाब से इन तीनों में राज्य आएगा, क्योंकि प्रजा सुखे सुखम कहा, प्रजा के सुख में किसका सुख है, तो राजा का। कहा प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा का हित चाहता है वह कौन, राजा। नात्म प्रियम हितम कहा, और जो ऐसा कौन है जो जिसको प्रिय नहीं है, जो ऐसा कौन है जिसको कोई प्रिय ना हो, है ना, जिसको सब प्रिय है वह कौन है, राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजा वही होता है। तो ये इस प्रश्न में थोड़ा सा कुछ सब लोगों ने राज्य लिखा है, और चूंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है और ये पहली बार मेरे सामने श्लोक आया है, तो इस हिसाब से मैंने इसका उत्तर इसी प्रकार से लगाया, बाकी कुछ और भी हो सकता है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गुणी किम वेत्ति, तो गुणवान व्यक्ति गुण ढूंढता है या गुणवान उसको मिल जाता है। बली किम वेत्ति, बली बलवान, और सिंहस्य बलम किम न जानाति, तो जो चूहा होता है वह शेर का बल नहीं जानता। अब अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा ये कठिनाई भरा था, लेकिन जिन्होंने व्याघ्र की और बुद्धिमती की वो जो कहानी पढ़ी है यदि, तो उसको बड़े आराम से आ गया, क्योंकि बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गहम लिखा है, पितुर्ग्रहम प्रति चलिता, तो जो है यहाँ पर बुद्धिमती जो है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे साथ एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक व्याघ्र को देखा, और आगे तीसरा जो है ऊपर वाला है, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्र ताड़यति, वो बाघ को देखकर बच्चे को ताड़ती है कि अरे ये तो एक ही शेर है ना, इस प्रकार से उस पाठ में जो। फिर रिक्त स्थान है, तो इसमें जो निशान लगे हैं ये हमारे जिस बच्चे ने कॉपी दी है उसके हैं, तो यहाँ पर उससे उस बच्चे से एक गलती हुई है जिसके कारण 2 क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन फिर भी इसमें कारण थे 3, पर हमने इसमें ये रेड कलर से जो लाल कलर से हमने लिखे हैं ये सही है। पर्यावरण से संरक्षण एवं प्रकृति आराधना, पर्यावरण की रक्षा करो। व्यायामेन सहसा किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, है ना, इसका है तीसरे का है सहसा, चौथे का है वृषम, पांचवें का है अपी, छठे का है वही। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, और ये आखिरी और लास्ट पेज, लेकिन वीडियो हो गई आधे घंटे की। चलो तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ, इसमें से जो प्रश्न पत्र में आए हुए हैं प्रश्न श्लोक, उनको छोड़कर कोई आपको अलग से 2 श्लोक लिखना है। सुभाषित द्वयम 2 श्लोक लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21, स्वप्राचार्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम, संस्कृत भाषा में आपको एक प्राचार्य के लिए पत्र लिखना है। और अगला है स्वभ्रातु, अथवा अगर वह तुमको ना आ रहा हो अवकाश पत्र, तो अपने भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने मित्र के लिए आमंत्रण पत्र, उसको बुलाने के लिए संस्कृत भाषा में आपको पत्र लिखना है। अगला है अपठित गद्यांश है, इसमें पूछा गया है, देखो अगर जिन बच्चों ने शरीर इसका शीर्षक लिखा है तो भी ठीक है, और व्यायाम लिखा है तो भी ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों की बात हो रही है। तो अगर बच्चों की समझ के आधार पर अगर दोनों वो लिख देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से जिन टीचरों को जो चेक करेंगे, शायद अगर वो बच्चों की थोड़ी सी वो समझते हुए, बुद्धिमत्ता को, बुद्धि लेवल को समझते हुए, या उनके बुद्धि लेवल का मूल्यांकन करते हुए शरीर और व्यायाम दोनों में राइट का निशान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से शरीर और फिर व्यायाम दोनों सही है। शरीरम कस्य प्रथमम साधनम, तो शरीर जो है इसके आधार पर जो पाठ में दिया है हमारे इस अपठित गद्यांश में लिखा है, तो धर्मस्य साधनम मस्तिष्कम किम भवति, तो मस्तिष्कम किम भवति उर्वरम, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उर्वरम। और कानि सुस्थानी स्वास्थानी च भवन्ति इंद्रियाणी, व्यायाम करने से शरीर का, तो इसमें व्यायाम करने से इंद्रिय सभी स्वस्थ रहती हैं। अगला है अधोलिखितेषु विषयेषु एकम विषयम स्वीकृत्य शत शब्देषु, अब इसमें 100 शब्द दिए हैं, संस्कृत भाषा में निबंध लिखा है। 100 शब्द का अर्थ हो गया कम से कम, आप ये समझ लीजिए, आपको 10 लाइन अगर बड़े बड़े वाक्य लिखते हैं, यानी एक लाइन में आप यदि 10 शब्द लिखे तो 100 शब्द होंगे। तो इस प्रकार से आपकी 10 लाइन होनी चाहिए, और 10 लाइन से यदि आप ज़्यादा लिख के आ रहे हैं तो ये आपके 100 शब्द होंगे। 100 शब्द होंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, जिसमें हमारे बच्चे ने महाकवि कालिदास का लिखा है पूरा खंड काव्य, और उनका पूरा वर्णन किया है, रचनाओं का वर्णन किया है, बहुत अच्छा लिखा है। चलिए तो इसी के साथ यहाँ पर हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर अगली वीडियो में।
और आप सभी जो है ना इस प्रकार से अपने पेपर को मिला लें, और जिनके पास पेपर नहीं है वो इसमें से देख लें, और खुद देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर करें, औरों तक पहुँचाएँ, और जहाँ तक आप भेज सकते हैं वहाँ तक इस वीडियो को देखें और एक बार ज़रूर। और विशेषकर आपके आने वाली जो छोटी क्लास है उन बच्चों को भी आप यह वीडियो भेज सकते हैं 9th क्लास के लिए, कि भाई अगली साल आपको इस प्रकार से पेपर आएगा। अगली वीडियो को लेकर फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमो नमः, धन्यवाद।